नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 के भूगोल का आज 5वां अध्याय है, जिसका नाम है उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय की ओर। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण, इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कच्चे माल को कन्वर्ट करते हैं लोगों के लिए मूल्यवान उत्पाद बनाने के लिए। मैंने आप लोगों को बता दिया था कृषि की, पिछले अध्याय में बताया था कि कृषि की 3 आर्थिक क्रियाएं होती हैं। पहली कहलाती है आपकी प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी कहलाती है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरी कहलाती है तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में मैंने आपको बताया था कृषि आता है, मत्स्य संग्रहण और आखेट। और द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत दोस्तों गेहूं से डबल रोटी बनाना, बिस्कुट बनाना, इस्पात विनिर्माण करना, कपड़ा बनना, जैसे लुगदी से कागज बनाना। दोस्तों लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण हैं। मैंने यहाँ चित्र भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पेड़ों से आपकी लुगदी बनाई जाती है, पेड़ों की, और फिर उससे आपका कागज बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया उद्योग यानी कि व्यापार। इसका संबंध दोस्तों आर्थिक गतिविधि से, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल इकोनॉमिकली स्थिति हमारी सुधरती है, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं से संबंधित होता है। तो दोस्तों उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। जो एक में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। और खनिजों का निष्कर्षण यानी कि जो खनिजों को निकाला जाता है जमीन से, जैसे कि आपका कोयला खनन उद्योग, जिसमें कोयलों को धरती से निकाला जाता है। तीसरा आपका सेवा से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पर्यटक उद्योग भी आता है, आपका हॉस्पिटलिटी भी आती है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं आती हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार उद्योगों को बांटा जाता है। देखिए दोस्तों, उद्योगों के लिए सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बिना कच्चे माल के किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं किया जा सकता। उसके बाद उद्योगों का आकार इंपॉर्टेंट होता है कि उद्योग किस प्रकार का है, लघु उद्योग है या वृहद उद्योग है, या छोटे स्तर का उद्योग है, कुटीर उद्योग। उसके बाद दोस्तों स्वामित्व की बात आती है, किस प्रकार का स्वामित्व है। देखिए दोस्तों, कच्चे माल के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कच्चे माल के आधार पर या कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कृषि आधारित उद्योग, फिर खनिज जमीनों से निकाले जाते हैं, फिर समुद्र से आधारित उद्योग, फिर वनों पर आधारित उद्योग। तो देखिए दोस्तों, कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आपका खाद्य संसाधन आ जाते हैं। वनस्पति तेल, जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है। सूती वस्त्र, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। डेयरी उत्पाद यानी कि भैंसों से और गायों से दूध प्राप्त करके डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं। चर्म उत्पाद यानी कि चमड़े की बेल्ट बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं, आदि उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत दोस्तों जैसे कि मशीन बनाना, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाना। ओके दोस्तों, क्योंकि लोहा को निकाला जाता है खनन के जरिए। अब देखिए समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योगों के बारे में बता दो दोस्तों, इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल का उद्योग आ जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कर जो किया जाता है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब देखिए वन आधारित एवं वन आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या आता है। देखिए दोस्तों, लुगदी एवं कागज, औषधियाँ आ जाती हैं दोस्तों, फर्नीचर आ जाता है जो लकड़ी से बनाया जाता है, भवन निर्माण सामग्री आ जाती है। ओके दोस्तों, या सीधे सीधे कह सकते हैं दोस्तों, वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग किया जाता है या कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर दोस्तों जितनी पूंजी होगी उसी अकॉर्डिंग आपका व्यापार स्टार्ट किया जाएगा। तो आकार यानी निवेश की गई पूंजी की राशि इंपॉर्टेंट होती है इसमें, और नियोजित लोगों की संख्या यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, और उत्पादन की मात्रा यानी कितनी क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट पैदा किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। अब देखिए लघु आकार के उद्योग होते हैं, इसके अंतर्गत रेशम बनाई जा जाती है, खाद्य प्रक्रमण उद्योग आ जाता है। और दोस्तों वृत्त आकार के जो उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन आ जाता है। अब दोस्तों देखिए, लघु आकार के उद्योगों के अंतर्गत ही एक उद्योग और आता है जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, टोकरी की बनाई आ जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं जो निर्माण की जाती है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाती है। और दोस्तों बड़े जो पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें बड़ी पूंजी लगाई जाती है और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और वहाँ पर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर अगला जो हमारा है उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, निजी स्वामित्व का मतलब क्या है। निजी स्वामित्व का मतलब ये है दोस्तों जिसमें स्वामित्व
एवं मालिकाना हक जो हो वो किसी एक व्यक्ति का हो या व्यक्तियों के समूह का हो। और राज्य स्वामित्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों इसका स्वामित्व और संचालन आपका सरकार द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों अगर हम बात करें आपके संयुक्त क्षेत्र की, तो संयुक्त क्षेत्र के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत जो होता है दोस्तों, जो इसका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों तो व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। और दोस्तों सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामकारों अथवा दोनों द्वारा होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, मालिक भी होता है जो पूंजी लगाता है, स्वामित्व और संचालन उसका मालिक भी करता है, और वहाँ पे जो काम करते हैं कामगार होते हैं या प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं पूर्तिकार जो होते हैं वो दोनों इसमें मालिक होते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले। देखिए वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी कि उद्योगों की अवस्थिति यानी किस स्थान पर उद्योग लगाने चाहिए और किस स्थान पर नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला कारक है कच्चा माल जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ व्यापार ऑटोमेटिकली लगेगा। भूमि यानी कि व्यापार को लगाने के लिए, फैक्ट्री को बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। जल, जल सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मानव जीवन के लिए भी और किसी व्यापार के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। श्रम क्या है दोस्तों, जिस क्षेत्र में सस्ते श्रमिक मिलेंगे, कुशल श्रमिक मिलेंगे वहाँ पर उद्योग अधिक स्थापित होंगे। शक्ति की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, पूंजी, पैसे की बिना तो दोस्तों कोई कार्य नहीं किया जा सकता। परिवहन की बात करें दोस्तों तो प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है तो उसे मार्केट तक ले जाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक लाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों परिवहन और बाजार ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं उनमें उद्योग स्थापित करने के लिए कम दाम पर विद्युत यानी कि बिजली उपलब्ध करवाती है और परिवहन उपलब्ध करवाती है दोस्तों, और अन्य चीज़ें भी प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करती है। दोस्तों औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ मैंने एक चित्र लगाया हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए या अवस्थिति के लिए कौन कौन से कारक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहला कारक आपका कच्चा माल, बिना कच्चे माल का कोई भी उद्योग नहीं किया जा सकता। बिजली चाहिए दोस्तों, श्रमिक चाहिए, भूमि चाहिए फैक्ट्री स्थापित होने के लिए, और लागत चाहिए दोस्तों, बिना लागत के तो हम किसी व्यापार को स्टार्ट करने की सोच भी नहीं सकते। परिवहन के साधन चाहिए दोस्तों, संचार के साधन भी चाहिए, बाजार चाहिए जहाँ उस माल को बेचा जा सके, और जल तो सबसे पहला कारक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र के अंतर्गत तीन चीजें आती है दोस्तों, निवेश आता है, प्रक्रम आता है और निर्गत आता है। निवेश में क्या होता है दोस्तों, कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, भूमि की लागत भी चाहिए, जल की उपलब्धता भी होना चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए, विद्युत यानी कि बिजली, ये सारी चीजें निवेश के अंतर्गत शामिल हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सूती वस्त्र उद्योग में दोस्तों कपास सबसे पहला कच्चा माल है, श्रमिक चाहिए यानी मानव श्रम चाहिए, कारखाना होना चाहिए यानी फैक्ट्री होना चाहिए, और परिवहन की लागत, ये सारी की सारी निवेश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब प्रक्रम की बात करें दोस्तों, इसमें कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, यानी कि तैयार माल में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया बार बार कि जैसे कि गेहूं को डबल रोटी में कन्वर्ट करना, या आप कह सकते हैं कि उसको बिस्कुट में कन्वर्ट करना। ओके दोस्तों, ये एक्स से लोहा बनाना, तो माल को परिष्कृत माल में कन्वर्ट करना। इसके अंतर्गत ओटाई, कटाई, बुनाई, छपाई आदि चीजें शामिल होती हैं। निर्गत क्या है, निर्गत दोस्तों अंतिम उत्पाद होता है जिसे बेचा जाता है और उससे आय अर्जित की जाती है। जैसे दोस्तों वस्त्र निर्माण की फैक्ट्री में कोई टी शर्ट बनाई गई, और टी शर्ट यानी कि अंतिम उत्पाद है, बेचने के लिए तैयार है, तो वो टी शर्ट जो है दोस्तों वो निर्गत है, और उसे बेच करके जो आय प्राप्त हो रही है वो हमारी आय है। इसको मैंने चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया। इनपुट यानी कि निवेश क्या है, और प्रोसेस यानी कि प्रक्रम, और निर्गत यानी कि आउटपुट क्या है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश क्या है दोस्तों, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है दोस्तों जब कई तरीके के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और उनकी निकटता का लाभ जो होता है वो आपस में बांटते हैं। दोस्तों विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आपके पूर्वोत्तर अमेरिका में हैं, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनके अलावा कहीं और उद्योग स्थापित नहीं है, परंतु ये उद्योगों के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। देखिए मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन से कहाँ पर होते हैं, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। समुद्र पत्तन होता है दोस्तों जहाँ से व्यापार को आयात भी किया जा सके, निर्यात भी किया जा सके वस्तुओं को। और विशेष तौर पर दोस्तों क्या होता है, कोयला के क्षेत्र के निकट उद्योग स्थापित किए जाते हैं।
भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं दोस्तों? मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ओके दोस्तों, ये देखिए मैंने चित्र भी लगाया हुआ है औद्योगिक प्रदेशों का। इंडिया में आप लोग देख सकते हैं मुंबई में काफ़ी औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। दूसरा दोस्तों गंगा घाटी के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता होती है, कच्चे माल की उपलब्धता होती है, वहाँ पर भी उद्योग अच्छी खासी मात्रा में हैं। अब देखिए दोस्तों औद्योगिक विपदा। दोस्तों औद्योगिक विपदा कब आती है? जब दोस्तों तकनीकी विफलता होती है, या दोस्तों जो पदार्थ होते हैं या जो जिस फैक्ट्रियों में जो पदार्थ होते हैं उनका बेतरतीब उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मानव इतिहास की या भारत की सबसे बड़ी घटना एक थी भोपाल गैस त्रासदी, जो आपकी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी और अब तक की सबसे त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना थी दोस्तों। यहाँ क्या हुआ था दोस्तों? यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों 1989 में भारत सरकार ने बताया है कि यहाँ 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी इस रिसाव के कारण। और दोस्तों हजारों लोग जो बच गए, जो भी आज एक से अधिक बीमारियों जैसे अंधापन है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना वो पाई जाती है, और आंत्रशोथ विकृतियाँ यानी कि आंतों से संबंधित विकृतियाँ पाई जाती हैं। कुछ फैक्ट और बताना चाहूँगा दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों को। देखिए दोस्तों यूनियन कार्बाइड का जो मालिक था वो अमेरिका का था, और जिस समय यह दुर्घटना हुई थी उस समय अध्यक्ष एवं सीईओ वारेन एंडरसन थे, जो देश छोड़कर भागने में सफल रहे थे। शुरुआत में दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको भारत से जाने में मदद की थी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही एक औद्योगिक त्रासदी आपके चीन में हुई थी। चीन के गांव कायो चोंगिंग में गैस कूप में विस्फोट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 दिसंबर 2005 में, और 243 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9,000 लोग आपके दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस स्थान से दोस्तों 64,000 लोगों को विस्थापित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया था, और कई लोग विस्फोट के बाद भाग नहीं सकने के कारण मर भी गए थे दोस्तों। और जो समय पर भाग गए दोस्तों उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने चित्र लगाए हैं, आपका चीन का भी लगाया है और आपका मैंने भोपाल गैस त्रासदी का भी लगाया है। यहाँ पे एक बच्ची का चित्र है जो काफ़ी हाईलाइट रहा था दोस्तों, वी वांट जस्टिस, क्योंकि जो एंडरसन जी थे वो भाग गए थे, इसलिए वी वांट जस्टिस, उनको कभी इंसाफ नहीं मिल पाया आज तक दोस्तों। देखिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के चित्र मैंने लगाया है। देखिए औद्योगिक क्षेत्रों में जोखिम कम करने के उपाय जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तकों में बताए गए उन्हें देखिए। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग दूर रखा जाना चाहिए दोस्तों। जो आबादी रहती है उन क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्रों को दूर स्थापित करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण, उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का दुष्प्रभाव डालते हैं। आग की चेतावनी का बोर्ड लगा होना चाहिए दोस्तों, और अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आग को तुरंत बुझाया जा सके। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा विषैले पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या मानव जीवन के लिए हानिकारक हो। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत तकनीकी अपनानी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रमुख उद्योगों का वितरण कहाँ कहाँ पर है। विश्व के प्रमुख उद्योग दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग है, आपका सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो एक नया उभरता हुआ उद्योगों की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से। दोस्तों जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है और रूस है दोस्तों, ये इसके प्रमुख केंद्र है। परंतु ऐसा नहीं है कि और कहीं पर ये उद्योग स्थापित नहीं है। ओके दोस्तों, वह देश जहाँ वस्त्र उद्योग संकेंद्रित हैं दोस्तों, भारत में काफ़ी पुराने समय से किया जाता है वस्त्र उद्योग। हांगकांग है, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों सनराइट उद्योग कौन से दोस्तों। उभरते हुए उद्योगों को सनराइट उद्योगों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हुआ, स्वास्थ्य लाभ हुआ, सत्कार हुआ एवं ज्ञान से संबंधित उद्योग। दोस्तों यहाँ पर बार बार सूचना प्रौद्योगिकी शब्द आ रहा है, तो आप लोग सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानते तो बता देता हूँ। इसके अंतर्गत दोस्तों हार्डवेयर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित,
नेटवर्क से संबंधित, डाटा को संग्रहित करने से संबंधित, नेटवर्क डिवाइस से संबंधित उद्योग आते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सनराइट उद्योग। सनराइट उद्योगों में एक चीज़ और आई दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अगर गौर से, तो सत्कार। तो सत्कार के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। इसके अंतर्गत आपका स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, और दोस्तों होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, रिसोर्ट आता है, लॉज आते हैं, टूरिस्ट पैलेस आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। उद्योग के लिए निवेश में दोस्तों श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, स्थान चाहिए, और अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क और कोयला चाहिए, चूना पत्थर और कच्चे माल के रूप में इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ओके दोस्तों, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है दोस्तों, यहाँ प्रगलित यानी गलता है, उसके बाद परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद दोस्तों इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और इस्पात को प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सारे उद्योग इस्पात यानी कि लोहे से ही चलते हैं। चाहे फैक्ट्रियों में मशीनों का बनाना हो, या इंजन का बनाना हो दोस्तों, या रेलवे पहिए का बनाना हो, मकान बनाने के लिए गाटर, लेंटर, तो दोस्तों इस्पात उद्योग जो है उसे उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं, इस्पात उद्योग जो इस्पात प्राप्त किया जाता है ना दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर मैंने चित्र भी लगाया हुआ है प्रगलन भट्टी का दोस्तों। इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, लोहे अयस्क, चूना और कोक डाल रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, 8 टन कोयला लेंगे, 4 टन अयस्क लेंगे, 1 टन चूना पत्थर लेंगे, तब हमें 1 टन इस्पात मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 1 टन इस्पात। और दोस्तों जो इस्पात हमें प्राप्त होता है, इस्पात आपका जो होता है कड़ा होता है, कड़ा यानी कि कठोर। इसे आसानी से, कठोर भी होता है दोस्तों, परंतु इसे आसानी से काटा और आकार भी दिया जा सकता है, अथवा इससे दोस्तों तार भी बनाए जा सकते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत का इसमें क्या एल्युमिनियम, निकल, तावा और अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं, तो इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है दोस्तों। और दोस्तों मिश्र धातु इस्पात जो होता है उसको असामान्य रूप से कठोर बना देती है, दृढ़ता उसके अंदर ला देती है, और जंग रोधक क्षमता यानी जंग नहीं लगती, वो क्वालिटी उसके अंतर्गत उत्पन्न कर देती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ भट्टी का चित्र मैंने लगाया हुआ है कि ऊपर से लोहा है, इसका चूना पत्थर और कोक डाल रहे हैं, और नीचे से प्रगलित लोहा निकल रहा है, और धातु का जो मल है वो चीज़ यहाँ पर निकल रही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रगलन। प्रगलन क्या है दोस्तों? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि उसको लोहे को निकालने के लिए उसका जो गलनांक बिंदु होता है दोस्तों, अयस्क को इतनी मात्रा में तपाया जाता है जिससे कि लोहा निकाला जा सके। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति यानी कौन सी जगह पर स्थित है। देखिए 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे दोस्तों, जहाँ पर कच्चा माल मिलता था, बिजली की आपूर्ति हो जाती थी, और दोस्तों बहता जल आसानी से उपलब्ध था। बाद में दोस्तों ये आदर्श स्थिति, ये जो उद्योग हैं, उद्योग के लिए आदर्श स्थिति दोस्तों कोयला क्षेत्र के समीप की मानी गई, नहरों की मानी गई, और रेलवे के निकट की मानी गई। उसके बाद दोस्तों 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन यानी कि बंदरगांव के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था, और लोहे को दोस्तों विदेशों से आयात करना पड़ता था, और विदेशों से मंगाने के लिए लोहे के लिए दोस्तों समुद्र पत्तन यानी कि बंदरगांव के निकट आपके इन उद्योगों का स्थापित होना आवश्यक था। देखिए दोस्तों लौह भारत में लौह इस्पात उद्योग दोस्तों कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए दोस्तों यहाँ पर ये उद्योग विकसित हुए। दोस्तों भिलाई में, दुर्गपुर में, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। जो यहाँ पर हमारा लौह इस्पात उद्योग चलता है दोस्तों काफ़ी अच्छी मात्रा में, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दोस्तों भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में भी लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु एवं अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है दोस्तों, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपने यहाँ लौह इस्पात उद्योग का संचालन अच्छी क्वांटिटी में कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका जमशेदपुर। देखिए दोस्तों 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, जिसको दोस्तों टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और दोस्तों ये निजी स्वामित्व में था। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। दोस्तों टिस्को की शुरुआत के बारे में बता देता हूँ।
झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची एक स्थान था। साकची में सन 1707 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों साकची का नाम बदल करके बाद में जमशेदपुर कर दिया गया था। जमशेदपुर यानी कि जमशेद जी टाटा के नाम पर रख दिया गया था, जो टाटा इंडस्ट्रीज के सबसे पहले मालिक थे। अब देखिए दोस्तों, जमशेदपुर की भौगोलिक स्थिति, यह बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जो इस उद्योग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों, यानी कि परिवहन के साधन होने चाहिए। यह स्थान दोस्तों लोयस, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था दोस्तों, जिससे बाजार भी उपलब्ध हो जाता था। टिस्को को दोस्तों कोयला झरिया और उड़ीसा से मिलता है। छत्तीसगढ़ से दोस्तों लोयस को मिलता है। चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होते हैं दोस्तों खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से जल की आपूर्ति होती है और सरकारी प्रोत्साहन भी मिला दोस्तों इसको। सरकारी प्रोत्साहन से दोस्तों जो पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई, इससे इस व्यापार ने काफ़ी तरक्की की। आगे देखिए दोस्तों, मैंने वो चित्र लगाया है दोस्तों। देखिए टाटा इस्पात का जो कारखाना है यहाँ पर स्थित है। इसके पास में ही दोस्तों दो नदियाँ हैं, खरकई और दूसरी आपकी स्वर्णरेखा नदी। और उसके पास में ही दोस्तों आपका यहाँ पर जमशेदपुर आपका हवाई पत्तन भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर स्थित है, यानी कि सारी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर उद्योग के लिए। देखिए अब देखिए पिट्सबर्ग क्या चीज़ है दोस्तों, ये लो इस्पात का एक ही बहुत ही डेवलप्ड शहर है दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को दोस्तों स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए ये अधिक डेवलप्ड हुआ। कच्चा माल दोस्तों कोयला जो है पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है इसके लिए, जबकि लोयस को दोस्तों मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त हो जाता है, जो पिट्सबर्ग से मात्र 1500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। और दोस्तों परिवहन के साधन भी यहाँ पर हैं दोस्तों। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच में दोस्तों नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, जिसे दोस्तों ग्रेट लेक्स के जलमार्ग के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों ग्रेट लेक्स में आपकी 5 झीलें आती हैं। ओके दोस्तों, जो मैंने नीचे दी गई है यहाँ पर देखिए, एक का नाम है सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। और दोस्तों इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए 5 लेक यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। लेक सुपीरियर आपकी, ह्यूरन और आपका ओंटारियो और एरी, सारी की सारी लेकों का चित्र के माध्यम से ही मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग तक लोएस्ट रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए जल, देखो मोनोगहेला और एल्गिन नदियों से पर्याप्त जल जो है जो कि उद्योगों में काम में आता है यहाँ पर पिट्सबर्ग के अंतर्गत दोस्तों। एक बार और बता दूं दोस्तों, पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की जो घाटियां हैं, घाटियों में जो नदी बहती है। और दोस्तों तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे जो आपका पिट्सबर्ग स्थित है। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। यह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, और अमेरिका के औद्योगिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए सूती वस्त्र उद्योग, रेशे सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण कच्चा माल है दोस्तों। रेशे जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत दोस्तों आपके ऊन आ जाती है, सिल्क आ जाती है, कपास आ जाता है, लीनन और जूट दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाती है। और दोस्तों मानव निर्मित रेशे के अंतर्गत नायलॉन आ जाती है, पॉलिस्टर और एक्रेलिक और रेयान आ जाता है दोस्तों। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो बता दिया था कि नायलॉन जो होती है, जो आपने देखा होगा मोची जो होते हैं चमड़ा सिलने का काम करते हैं, जूते सिलने का, वो नायलॉन होती है। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था आपको कि रेयान क्या होती है। रेयान दोस्तों क्या होता है, लकड़ी के गूदे से बना यानी कि सिंथेटिक रेशा है, जो मुलायम और हवादार होता है। और एक्रेलिक की बात करें दोस्तों, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक रेशा है, जो ऊन जैसा दिखता है। ओके दोस्तों, पॉलिस्टर के बारे में और बता देता हूँ दोस्तों। पॉलिस्टर रह गए यहाँ पर। पॉलिस्टर क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम से बना पूरी तरह से सिंथेटिक रेशा है। आगे देखिए दोस्तों, 18वीं सदी का औद्योगिक क्रांति, और मतलब 18वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, तब सूती वस्त्र क्या होता था दोस्तों, हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। जैसे कि आप लोग चित्र देख सकते हैं, यानी कि हाथ से काट करके चरखों के द्वारा कताई करके बनाया जाता था। फिर दोस्तों 18वीं सदी में पावर लूम आ गया, यानी कि मशीन आ गई। मशीनों ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। आज दोस्तों भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश माने जाते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यह उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। इसमें धागे से कपड़ों की बुनाई की जाती है।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में और आगे बताता हूँ। देखिए, ब्रिटिश शासन काल से पूर्व दोस्तों हाथ से जो आपका वस्त्र यानी कि धागा बनाए जाते थे और हाथ से ही कपड़े बुने जाते थे, और बस वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार हुआ करता था। ओके दोस्तों, ढाका का मलमल काफ़ी प्रसिद्ध था, और मसूलीपट्टनम की छीट दोस्तों, और कालीकट के केलिको, और बुरहानपुर, सूरत व बड़ौदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता में यानी क्वालिटी में और डिजाइनों में ये सारी चीज़ें आपकी विश्वविख्यात मानी जाती थी। ढाका जो आजकल बांग्लादेश का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, लेकिन हाथ से बने वस्त्रों को बनाने में समय ज़्यादा लगता था और उत्पादन काफ़ी महंगा था, जिसके कारण दोस्तों भारत का परंपरागत वस्त्र उद्योग जो था पश्चिम की नई वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और वह फेल हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये मैंने चित्र लगाया है, ये पावरलूम का लगाया है। पावरलूम यानी कि 18वीं शताब्दी पावरलूम की मशीनें आ गई थी। इसके कारण दोस्तों भारत का जो परंपरागत वस्त्र उद्योग था पश्चिम की वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था। ओके दोस्तों, भारत में क्या था दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ। भारत में अच्छी क्वालिटी के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही थी, परंतु दोस्तों पश्चिम की मिलों से क्या होता था, सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण होता था जो मशीनों द्वारा किया जाता था। ओके दोस्तों, इस कारण भारत का उद्योग जो था परंपरागत वस्त्रों को पिछड़ गया था। देखिए, आगे और बताता हूँ। देश में दोस्तों सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलिस्टर में वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था दोस्तों, लेकिन ये बंद हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों पहली यहाँ पर यंत्रीकृत यानी मशीनीकृत वस्त्र उद्योग हमारा मुंबई में स्थापित हुआ 1854 ईस्वी में। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए समुद्र पतन उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती थी, दक्ष श्रमिक मिल जाते थे। इस प्रदेश में दोस्तों इस उद्योग के द्रुत फैलाव में यानी कि बड़े फैलाव में सहायक थे। प्रारंभ में दोस्तों यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा था। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग दोस्तों 1/3 हिस्सा यहाँ से निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब है दोस्तों बाहर भेजा जाना, आयात का मतलब होता है मंगाया जाना। देखिए दोस्तों, अहमदाबाद यह शहर दोस्तों मुंबई के बाद दोस्तों भारत का सबसे दूसरा बड़ा वस्त्र उत्पादक शहर बन गया था दोस्तों। यहाँ दोस्तों 1859 में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। इस शहर को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपड़ों के कारण दोस्तों, कपड़ों के हब होने के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब देखिए क्या क्वालिटी थी यानी क्या अवस्थिति थी जिसके कारण यहाँ पर जो आपका है कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग पनपा। देखिए, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित था, तो पानी मिल गया दोस्तों से आसानी से, और उसके पास ही कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र थे, या कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा था दोस्तों, और घनी आबादी के कारण श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो रहे थे। रेल मार्ग का जाल था जिससे परिवहन साधन भी मिल रहे थे। ओके दोस्तों, और बाजार की सरल उपलब्धता भी थी। नज़दीक में दोस्तों मुंबई जो समुद्र पतन है, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात करने की सुविधा भी इसे आसानी से मिल रही थी। इस कारण अहमदाबाद में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग अत्यधिक फला फूला। देखिए, ओसाका में भी सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों आपका काफ़ी फला फूला था। ये जापान का एक शहर है, और दोस्तों जिस प्रकार भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उसी प्रकार जापान का मैनचेस्टर आपको ओसाका को कहा जाता है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में जो विकास के महत्वपूर्ण कारक थे ओसाका के, वो क्या था दोस्तों, वहाँ क्या था, चारों ओर विस्तृत मैदान था, जिस कारण सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध हो गई। जलवायु दोस्तों उष्ण आर्द्र जो कताई और बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों जल कहाँ से मिलता था, येडो नदी से। और दोस्तों श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। पत्तन यानी समुद्र पत्तन की जो स्थिति थी, उससे कच्चा माल को आयात करने और वस्त्रों को बाहर भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जाती थी। देखिए दोस्तों, ओसाका का वस्त्र उद्योग, तो देखिए दोस्तों पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है दोस्तों। कपास दोस्तों मिस्र और आपकी भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है यानी कि मंगाई जाती है, और परिष्कृत उत्पाद अधिकांश दोस्तों निर्यात किया जाता है दोस्तों। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है दोस्तों। यद्यपि यह जो देश है, यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन दोस्तों हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग के स्थान पर अन्य उद्योग भी पनप रहे हैं, जैसे कि दोस्तों लोह इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट धीरे धीरे दोस्तों इस उद्योग की जगह जापान में लेता जा रहा है। परंतु फिलहाल सूती वस्त्र उद्योग भी जापान का एक महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें दोस्तों, जिससे हमारी अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।